हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करेंगे। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन को एक ऑर्गेनेली मिली। उसने उस ऑर्गेनेली का नाम क्या रखा? न्यूक्लियस। ऑर्चिड के सेल से न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली है जो हमें मिलती है तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में। हर तरह के यूकैरियोटिक सेल में हमें न्यूक्लियस जो है वो मिलता है। कुछ सेल्स ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स में मेच्योर सीव सेल जो हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वैसे मोस्टली तमाम यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन की बात करें अगर, तो सेल में जो एनिमल सेल है उसमें सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है, सेंटर ऑफ सेल। जबकि प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है सेल के दरमियान में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरीफेरी में मौजूद है, सेंटर में नहीं है। तो ये हो गई पोजीशन। तो ये बहुत प्रोमिनेंट है ऑर्गेनेली हमारे पास न्यूक्लियस। तब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड हेडिंग की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम स्टूडेंट स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लियस के 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर इनवेल्प, सेकंड इज न्यूक्लियोप्लास्ट, थर्ड वन इज क्रोमोसोम एंड फोर्थ इज न्यूक्लियोलस। तो ये हमारे पास 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं किसके? न्यूक्लियस के। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट न्यूक्लियर इनवेल्प। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर इनवेल्प क्या है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। एक बाउंड्री है जिसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इनवेल्प का नाम देते हैं। तो दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के कोसेंट्रिक हैं, 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। कहीं कहीं से ये मेम्ब्रेन्स डिसकंटिन्यू हो जाती हैं और उसमें एक स्मॉल पोर मौजूद होता है। पोर इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियर इनवेल्प। दीज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर इनवेल्प, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस का काम करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियर इनवेल्प है उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियर इनवेल्प। अब हम चलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। तो स्टूडेंट इनसाइड द न्यूक्लियर इनवेल्प, न्यूक्लियर इनवेल्प के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस है, फ्लूइड फील्ड है, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है न्यूक्लियस की, ग्राउंड सब्सटेंस है न्यूक्लियस की। तो इस ग्राउंड सब्सटेंस को जो फ्लूइड ही है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या हमारे पास कौन सा हो सकता है? आरएनए भी हो सकता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। 2 तरह का न्यूक्लिक एसिड हमें मिलता है न्यूक्लियस में। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स 2 तरह की हैं, एसिडिक और बेसिक। जो एसिडिक है उसकी एग्जांपल हमारे पास फॉस्फोप्रोटीन्स है,
जबकि जो बेसिक प्रोटीन है उनकी एग्जांपल हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो बेसिक ये टू कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के। फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लिक एसिड, सेकंड वन इज़ प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है इन नेचर, न्यूक्लियोप्रोटीन। इसके अलावा और कंपोनेंट्स भी हैं हमारे पास, इंजाइम्स हैं जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आगे डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, बहुत सारे एंजाइम जो हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास लिपिड्स हैं। तो लिपिड्स इन स्मॉल अमाउंट है, इसकी क्वांटिटी कम होती है। उसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियर प्लाज्म का, वो है मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सोडियम है, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे कम मिनरल जो हैं वो हमें न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं जो सेकंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, वो है क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट थ्रेड्स हैं जो किससे मिलकर बनते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल से। देखिए बात समझनी है कि न्यूक्लियस में वैसे क्रोमैटिन मटेरियल है, जैसे ही सेल डिवाइड होने लगता है, डिवीजन में जाता है, तो वो इंटरफेस जो है स्टार्ट होता है और क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो अपने आप को क्वाइलिंग करता है, कंडेंस होता है, डुप्लीकेट करता है और वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना देता है। तो न्यूक्लियस में अगर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हमने देखने हैं तो कब विजिबल होंगे? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही तो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं है। कौन सा मटेरियल है? क्रोमैटिन मटेरियल है। जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को एडजस्ट करेगा, क्या बना देगा? क्रोमोसोम्स बना देगा। चाहे क्रोमोसोम हो या क्रोमैटिन मटेरियल हो, दोनों में हमें बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। वो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? उन्हें हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। बीड्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। तो इस तरह की ये बीड्स हैं, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर। ये है क्या? इसमें ये हिस्टोन के मॉलिक्यूल हैं, 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल हैं और इसके ऊपर इसे डीएनए ने क्या किया हुआ है? वाइंड किया हुआ है। डीएनए ने इसे वाइंड किया है। डीएनए डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल ने 8 हिस्टोन, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, उसको डीएनए ने वाइंड कर लिया। किस डीएनए ने? इस डीएनए को हम कोर डीएनए कहते हैं, जो हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? अपने अंदर जिसे बाइंड कर लेता है। तो ये कोर डीएनए और ये हिस्टोन मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो हमें क्रोमोसोम में बीड्स लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आते हैं वो असल में क्या है? न्यूक्लियोसोम है। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियोसोम है उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, और ऊपर से डीएनए ने उसे वाइंड किया हुआ है जिसे कोर डीएनए कहते हैं। इस तरह के ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर हमें क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं। ये जो डीएनए है यहाँ से यहाँ तक, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम को जो लिंक करता है, इसे हम लिंकर डीएनए का नाम देते हैं। तो डीएनए 2 तरह का हुआ, लिंकर डीएनए और कोर डीएनए। जो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ रहा है उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं, जबकि जो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो उसने वाइंड किया है उसे हम कोर डीएनए का नाम देते हैं, कोर डीएनए। उसके बाद हम स्टूडेंट बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस स्पेशल स्ट्रक्चर है विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है और ये स्पेशल स्ट्रक्चर है और डार्कली स्टेन्ड है। जब स्टेनिंग करते हैं डार्कली स्टेन्ड है, इसका कलर डार्क है बाकी निस्बत से। छोटा सा एक एरिया है, स्फेरिकल है।
इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें आरएनए मिलता है। न्यूक्लियस में आरएनए की 3 टाइप्स मौजूद होती हैं, यानी ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, तीनों आरएनए मौजूद हैं। न्यूक्लियोलस का काम क्या है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन है राइबोसोम की सिंथेसिस। तो राइबोसोम की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस में, वहाँ से वो न्यूक्लियर इनवेल्प से जो पोर्स हैं वहाँ से होके आ जाते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। तो ये न्यूक्लियोलस है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह का हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है, डबल मेम्ब्रेन है, उसमें से पोर्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अंदर ये ग्राउंड सब्सटेंस है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं, और उसमें क्रोमैटिन मटेरियल है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो सेल में क्रोमैटिन मटेरियल है, जैसे ही सेल डिवीजन में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। उसके बाद एक डार्क सर्कल सा मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।